जो लास्ट 6 ईयर के टीजीटी के लेवल के जो पेपर है उनको सोल्व करवाऊंगी जनरल मैथ्स के। ये आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, लेवल 1, 2 या 3 किसी भी लेवल का दे रहे हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 10 मार्क्स आपके जनरल मैथ्स के हर लेवल में आते हैं और हर सब्जेक्ट में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अभी जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था टीजीटी वाला 31 जुलाई 2025 को हम उसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट मेरे साथ करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी मेरे साथ की साथ पेपर को सोल्व करें ताकि आपको पता भी चले कि आप कितना इसमें से अटेम्प्ट कर सकते थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर निकालना है जिसका वॉल्यूम गिवन है। ध्यान रखना ये एक स्फीयर है, ये इसका डायमीटर कहलाएगा, डायमीटर का जो हाफ होगा वो रेडियस कहलाता है। यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करूँ 4/3 पाई आर क्यूब होता है और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करूँ तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से देखिए 4/3 पाई आर क्यूब मेरा हो जाएगा 113 इंटू 1/7 गिवन है। जब मैं इसको सिंपल फॉर्म में साथ 21 7 2 9 792/7 आता है, यही आता है। यहाँ से देखिए 4/3 पाई का मतलब 22/7 आएगा, क्रॉस आर क्यूब आएगा 792/7 आएगा, यही आएगा। यहाँ से देखिए आर क्यूब मेरा क्या आएगा 792/7, क्रॉस 7/22, क्रॉस 3/4, 7 से 7 कैंसिल होगा, ये 22 से होगा, 22 से 66 और 22 छिक्की 4 में 36, आर क्यूब इक्वल टू 27 आएगा। ये इंप्लाई करेगा कि आर इक्वल टू 3 आए, आर 3 है तो ये भी 3, तो इसका मतलब डायमीटर की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 6 मीटर। आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्फीयर एक 3D फिगर होती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों रहती है, इसलिए इसे हम क्यों वॉल्यूम निकाल रहे हैं। जो कोई भी फिगर 3D होती है हमेशा उसी का वॉल्यूम फाइंड आउट होता है, 2D फिगर का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बेलन नहीं, शंकु नहीं बेलन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर है। सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या होगा, राइट एंगल सर्कुलर, जिसके दोनों टॉप और बॉटम दो सर्कल से सर्कुलर बेस से बने हुए हैं, ठीक है। अब इसका डायमीटर 28 है तो ऑब्वियस है ये 14 होगा, ये भी आपका 14 होगा। जब मैं इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट कर देती हूँ तो इसकी जो हाइट आएगी वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, यही होगा। तो वो क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, एक सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या क्या ध्यान रखना है हमें, सबसे पहले वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ध्यान रखना जो सिलेंडर है वो भी एक 3D फिगर है इसलिए हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। जो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 2 पाई आर एच। ध्यान रखना लेटरल का मतलब क्या रहता है, सिर्फ साइड की वॉल का जो एरिया रहेगा हम वो इंक्लूड करेंगे, टॉप और बॉटम को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पर हमसे क्या फाइंड आउट करवाया है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही फाइंड आउट करवाया है। और गिवन क्या है, हाँ ये फाइंड आउट करवाया है, गिवन है रेडियस है 14 और हाइट है 20, यही गिवन है। यहाँ पर देखिए 2 पाई की जगह 22/7 आएगा, आर की जगह 14 आएगा, 14 जमा 20 ये 34 बनेगा, 7 दूनी 22 44 88 क्रॉस 34 बनेगा। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 8 चौके 32, ये आएगा 8 3 24 और ये आएगा 2992 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा कौन सा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप आइडिया ले भी सकते हैं कि लास्ट 2 आएगा, 8 3 24 से ज्यादा आएगा, 24 से ज्यादा लास्ट 2, यही थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन में इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि एक रोम्बस है मेरे पास, ठीक है। हम वहां पर जब मैंने एक रोम्बस लिया, ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है, रोम्बस ले लिया। अब वो क्या कहना चाहता है कि इसका पेरीमीटर रोम्बस का 52 है। ध्यान रखना रोम्बस जो रहता है उसकी सभी चारों साइड इक्वल रहती है, ए, और जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्या बताया, रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल रहती है
और उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये 90 डिग्री पर जब बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए एक डायगोनल गिवन है 24, इसका मतलब ये 12 होगा और ये 12 होगा। ये टोटल डायगोनल की लेंथ 24 है, तो ये 12 होगा, ये 12 होगा। अब यहाँ पर देखिए रोम्बस की चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब उसका पेरीमीटर हुआ 4a। पेरीमीटर किसी भी फिगर का मतलब होता है जो भी उसकी आउटर बाउंड्री रहती है उसकी जो टोटल लेंथ होती है वही क्या कहलाती है, पेरीमीटर। 4a कितना हुआ भाई 52, यहाँ से a क्या आया मेरा 13 सेंटीमीटर, a 13 आया, ये बेस 12 है, परपेंडिकुलर मुझे पता है कि ये कौन सी थ्योरम लगेगी। यहाँ पर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, मैंने परपेंडिकुलर को x मान लिया और यहाँ से x मेरा क्या आएगा 5, x क्या आएगा 5। और वैसे भी याद रखना 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो साइडों का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर 25 जमा 144 किसके इक्वल होगा, 13 का स्क्वायर 169 के। समझ में आया, तो ये कितना होगा 5 होगा, आया। अब यहाँ पर देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा। इस डायगोनल की टोटल लेंथ कितनी होगी 10 होगी। इस डायगोनल की टोटल लेंथ कितनी थी 24 थी। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 क्रॉस d1 क्रॉस d2। 1/2 d1 कितना आएगा 24 क्रॉस 10 आएगा, 2 से 12 आएगा, कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं, तो किस तरीके से, आपको पता ही है ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट। ये कितना आएगा 6 पंजे 30, एक का एरिया 30 आया, ऐसी 4 ट्राइंगल फॉर्म होगी। टोटल एरिया कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, the radius and height of a right circular cone are in the ratio 5:12। if its volume is this है तो diameter of its base किसके इक्वल होगा। ध्यान रखना यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कोन की। किसकी बात कर रहा है वो, कोन की। ये फिगर एक कोन की फिगर है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको हाइट बोलते हैं, ये रेडियस कहलाती है। और जो ये वाली जो लेंथ है इसको एल बोलते हैं। इसका मतलब होता है स्लांट हाइट। क्या होता है स्लांट हाइट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए एच क्या कह रहा है वो, हाइट रेडियस एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिलेंडर किस रेशियो में है 5:12 में। यहाँ पर ध्यान रखना जब मैं r/h निकालती हूँ 5/12 होता है। या वैसे भी देख सकते हैं कि जब कोई चीज रेशियो में होती है इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब अगर रेडियस 5 है तो हाइट 5 के मुकाबले 12 है, 5 के मुकाबले 12 है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। 5 के मुकाबले 12 है, अगर ये 5x हुआ तो ये क्या होगा 12x, क्योंकि x में क्या ले लेती हूँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कि कुछ कॉमन हुआ होगा वो कैंसिल कर दिया होगा, तो मैं वो x मान लेती हूँ जो पार्ट कैंसिल हुआ। ये 5x है तो ये 12x है। समझ में आया कि रेशियो का मतलब होता क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो पाई r l होता है। l में क्या होता है l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है, यही रिलेशन रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकालती हूँ 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो कितना गिवन है 314 मीटर क्यूब, यही गिवन है। यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, सभी को पता ही है। 22/7 मत लेना क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा। जब आपको 314 इधर दिख रहा है तो हम 22/7 के चक्कर में क्यों पढ़ेंगे, हो गया। यहाँ पर 3.14 को अपॉन 100 लिख देंगे, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मेरे कैंसिल हो गए। यहाँ पर बचा 25x स्क्वायर, यहाँ पर बचा 12x और यहाँ पर बचेगा भी 300, 100 गुना 3 ये ऊपर चला गया। यहाँ से 300x क्यूब बचा इक्वल टू 300, x क्यूब इक्वल टू 1 आया। अगर x क्यूब 1 है तो x इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, शंकु के आधार का व्यास डायमीटर पूछा था,
अगर रेडियस 5 है तो ये भी 5 होगी, 5 और 5 क्या कर देते 10। अब कोई समझदार भी है वो कहेगा 5 और 5 मैडम इतना लंबा क्यों किया? अब स्टार्टिंग में आपको पता नहीं कि रेडियस 5 है तो उसका डबल कितना हो जाता 10। इस क्वेश्चन में मैं मानती हूँ बिल्कुल मेरा आंसर 10 आया, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि ये चीज फिक्स नहीं, ये रेशियो के अंदर है। यहाँ पर x 2 आ जाता तब भी आपका क्या हो जाता, डायमीटर चेंज हो जाता, क्योंकि ये x लगाना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना, इसकी वैल्यू निकालना जरूरी है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी भी सही नहीं। अगर 1 मार्क्स से भी आप एस्टेट में रह जाते हो तो लाइफ लॉन्ग हमें उस चीज का रिग्रेट रहता है कि ये मैंने क्या किया। ठीक है, तो ध्यान से जब रेशियो में हो, कई बार तुक्का लग जाता है, हम कर देते हैं, अगर ना लगा तो सोचो क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ सीकेंट 90 माइनस से, यहाँ पर ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये जो लाइन रहती है इसे हम चेंजिंग लाइन बोलते हैं, जो 90 और 180 पर चेंज होती है, जो 90 और 180 पर चेंज होती है। इसका मतलब क्या रहता है समझिए एक बार, ये 0 से 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड होता है। 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, यही रहता है। ये 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। 90 और 270 पर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दूसरे में चेंज होता है, जैसे साइन कोस में चेंज होगा, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होगा, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोट टेन में, और टेन कोट में चेंज होगा, यही रूल रहता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सीकेंट 90 माइनस से, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव है, सीकेंट किस में चेंज होगा, कोसिकेंट ए में, माइनस कोट ए, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मैंने भी बताया कोस किस में चेंज होगा, टेन 90 माइनस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट ए में। आ गया यहाँ तक। यहाँ पर देखिए कोसिकेंट ए का मतलब हुआ 1 बाय साइन ए माइनस कोस ए बाय साइन ए अपॉन में साइन ए, और ये मेरा क्या बना, कोस ए बाय साइन ए। यहाँ तक हुआ। यहाँ पर देखिए साइन ए से मैंने साइन ए कैंसिल कर दिया, जैसे मैंने इसको कैंसिल किया मेरा आया 1 बाय साइन ए माइनस कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए, यही हुआ। यहाँ पर साइन ए एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ गया, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, हो गया। साइन ए से साइन ए कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा, साइन ए। समझ में आया? तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, इफ द हाइट ऑफ ए टावर है, कितनी गिवन है, वो गिवन है 2√3 मीटर। एक टावर है, ये इसकी हाइट गिवन है 2√3 मीटर। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज, जो इसकी शैडो है, देखना जो हाइट है और शैडो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के, ये हाइट है, पोल लंबा ऐसे खड़ा है तो उसकी शैडो ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ेगी एक दूसरे के, और ये जो एंगल होता है ये क्या कहलाता है, थीटा। क्या कहलाता है, थीटा। तो वो कह रहा है लेंथ ऑफ शैडो 2 मीटर है, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखना ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर 2√3 आया बाय 2 आया इक्वल टू tan थीटा आया, √3 इक्वल टू tan थीटा आया। यहाँ से थीटा क्या आएगा आपका 60 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा वो कह रहा है कि द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, देखना एक बार, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच सम ऑफ मनी पुट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल इज। वो कह रहा है कम से कम वो पूर्ण का मतलब, कंप्लीट का मतलब है फ्रैक्शन में ईयर्स नहीं आने चाहिए, होल नंबर में, कंप्लीट में आने चाहिए। वो कह रहा है कम से कम उतने ईयर्स बताओ कि 20% मैं अगर किसी अमाउंट को देता हूँ, किसी सम को 20% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर देता हूँ, तो कितने साल में ये मेरा प्रिंसिपल से 2 गुना से ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैंने 20%, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ, 20% का मतलब 20/100 मतलब 1/5।
कहना चाह रहा था कि 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर मैं किसी प्रिंसिपल को दूं तो कितने सालों में ये 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस 1/5 का मतलब है अगर प्रिंसिपल 5 है तो इंटरेस्ट 1 रुपया होगा, तो इसका मतलब प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितनी बनेगी 6। 5 पर कितनी बनी 6 बने। अब आपको एक बात बताती हूँ, हमेशा ये याद रखना और आपको पता भी होगी कि जो भी अमाउंट होती है उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वो हमेशा किसको फॉलो करती है, जीपी को। किसको फॉलो करती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को। इसका मतलब क्या है कि ये 5 का स्क्वायर होगी सेकंड ईयर में तो ये 6 का क्यूब होगी, स्क्वायर होगी। ये 5 का क्यूब होगी तो ये 6 का क्यूब होगी तीसरे साल में। ये 5 की पावर 4 होगा चौथे साल में तो ये 6 की पावर 4 होगा, सो ऑन चलता रहेगा। अब मैं देखती हूँ कब डबल बना, ये 25 है तो ये 36 बना। 25 का डबल 50 होता है, ये तो कम है, नहीं हो सकता। ये 125 होगा, ये 216 होगा। 125 का डबल 250 होता है, ये भी नहीं बनेगा। ये 625 होगा और ये कितना होगा भी 1296। 625 का मैं डबल करती हूँ 1250 बनता है और ये मेरा बन रहा है 1296, 2 गुना से ज्यादा है। इसका मतलब 4 साल के बाद 20% रेट से ये अमाउंट प्रिंसिपल है ये क्या हो जाएगा 2 गुना से ज्यादा। समझ में आया? आपको दिख गया? आप कहते हैं नहीं जी हम तो इस ट्रिक से नहीं करेंगे, तो मैं बताती हूँ वो क्या कहता है। आपको पता ही है अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R / 100 की पावर n, यही होता है। यहाँ पर देखिए वो क्या कहना चाहता है कि जो ये अमाउंट है ये बन रही है ये प्रिंसिपल के 2 गुना से ज्यादा हो जाए। P × 1 + R / 100n, ये ज्यादा हो जाए प्रिंसिपल के 2 गुना से, ये हमें बताना है। ये देखिए P से P कैंसिल हो गया, 2 1 R की जगह 20/100 की पावर n आएगा। 20/100 का मतलब हुआ 1/5, ये होगा 6/5 की पावर n। n की वैल्यू 1 रखूंगी, रिजल्ट होल्ड नहीं हो रहा। 6/5 2 से खुद ही कम है, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पर भी नहीं होगा। जैसे ही मैं n = 4 रखूंगी तो देखिए ये 1296 आएगा, ये 625 आएगा, ये 2 पॉइंट कुछ आएगा। आ गया ना, 2 गुना से ज्यादा आ गया। ठीक है, तो सोल्व कर लोगे, समझ में आई थिंक दोनों मेथड आगे होंगे। लेकिन कोशिश करा करो कि ट्रिक से करने की, ताकि आप पजल होके ना खड़े हो। ये देखिए वो कह रहे 11 से 50 के बीच में कौन से कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से तो डिवाइड होंगे लेकिन 3 से नहीं होंगे। 11 के बाद मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 35 आएगा, 42 आएगा, 49 आएगा, यही आएगा। उसके बाद 50 को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद हम नंबर नहीं लेंगे। अब इसमें देखो ये नंबर है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसको इंक्लूड करेंगे। 21 है 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको नहीं लेंगे। 28 है 7 से डिवाइड हो रहा है, इसको इंक्लूड करेंगे। 35 है 7 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, इंक्लूड करेंगे। 42 है 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 49 7 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं, इसको नहीं करेंगे। टोटल कितने नंबर आएंगे 4। आया समझ में? नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 × 3/4 की पावर 4 है, 2 × 1/3 की पावर 4 है, ये आएगा 7/4 की पावर 4 माइनस 7/3 की पावर 4, ये होगा 7/3 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर। एक बात बताती हूँ, A4 को हम लिख सकते हैं A² का स्क्वायर। सबसे पहले तो ये लिखो, आप यहाँ पर लिखेंगे ये क्या होगा, मैं इधर ही लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर और इसकी पावर स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर और इसकी पावर स्क्वायर, यही होगा। नीचे बचेगा 7/4 की पावर 7/4 का स्क्वायर और माइनस 7/3 का स्क्वायर, यही बचा। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे अलजेब्राइक का, क्या होता है A² माइनस B², वो क्या होगा A माइनस B इंटू A प्लस B हो गया। ये क्या बन जाएगा, ये होगा 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर, ये देखना ये बीच में माइनस है,
A यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर है, B है 7/3 का स्क्वायर। A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही बनेगा। नीचे देखिए, नीचे क्या बनेगा, 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर, यही बनेगा। ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारा यहाँ से क्या बनेगा, 49/16 प्लस 49/9, यही बना। मैं 49 कॉमन ले लेती हूँ, 1/16 प्लस 1/9 बनेगा 49, 16 नी में 144, ये बनेगा 9 जमा 16, जो 49 इंटू 25 बटे में 144, ये आंसर आया। लेकिन मुझे आंसर ये नहीं चाहिए था, मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए था। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 49 का 7 आएगा, 5 आएगा, 35/12, 2 सही 11/12। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, क्योंकि क्या है कि जनरल जो मैथ्स का पेपर होता है, क्वेश्चनों में रिपीटेशन होती है या सेम क्वेश्चंस आते हैं। अब लास्ट 6 ईयर के तीनों पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के कर लोगे, वहां से भी आपके 10 मार्क्स पक्के होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, वाई उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। यदि वो तीनों मिल जाते हैं तो उसी काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं। समझ में आया? यदि काम खत्म होने के बाद उन तीनों को 2000 रुपए मिल रहे हैं तो पूछ रहे जड़ का हिस्सा कितना है। यहाँ पर देखिए, जब इस तरीके से टाइम और वर्क का क्वेश्चन हो, हम ये देखते हैं टोटल यूनिट कितना वर्क था। टोटल यूनिट कैसे निकालते हैं, हम इन सब का एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम 24 आएगा। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, इसका मतलब टोटल काम 24 है, तो वो कितने यूनिट काम करेगा, एक दिन में 4 यूनिट। बी 8 दिन में कर रहा है, तो 24 को 8 से डिवाइड किया, 3 यूनिट काम करेगा। यहाँ पर तीनों मिलकर 3 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। 24 को 3 से डिवाइड किया, 8 यूनिट। आ गया समझ में? 8 यूनिट काम करेंगे तीनों मिलकर, इसका मतलब वो कह रहा है कि भाई उससे टोटल जब वो 8 के एफिशिएंसी से काम करते हैं तो उन्हें कितने रुपए मिलते हैं, 2000। यही होता है, तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो उन्हें 2000 रुपए मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जेड की वो पूछे जेड को कितना मिलेगा। यहाँ पर तीनों की टोटल एक दिन में काम करने की क्षमता 8 यूनिट है। एक्स और वाई की एक दिन में काम करने की यूनिट 4 जमा 3 7 यूनिट है। अगर मैं 8 में से 7 को माइनस कर दूं, जो 1 यूनिट काम बचा वो कौन करेगा, जेड करेगा। इसका मतलब अगर 8 यूनिट काम हो रहा है तो 2000 रुपए मिल रहे हैं। 1 यूनिट काम होगा तो 2000 को 8 से डिवाइड कर दो, 250 रुपए मिलेंगे जेड को। समझ में आया? तो जेड का हिस्सा कितना होगा, 250 रुपए। नेक्स्ट देखना, इसके बाद अब हमारा सॉल्यूशन होगा 2023 का। देखिए वो कह रहा है, एक कोई पर्सन है, वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 18 किलोमीटर का कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यही कर रहा है। अब यहाँ पर आपको पता ही है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसका मतलब इस 12 किलोमीटर को 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करने में उसे 4 घंटे लगे होंगे। 18 को 9 की स्पीड से 2 घंटे लगे होंगे। 24/4 इसको 6 घंटे लगे होंगे। एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब तो अलग अलग डिस्टेंस हो, डिफरेंट स्पीड हो, तो हरदम क्या फॉर्मूला लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 4 2 और 12 30 और 24 54 बटे में टोटल टाइम कितना आएगा, 4 2 6 6 और 6 12 आएगा। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये क्या आएगा, 4 और 2 6, हाँ, और 6 12 आएगा। ये देखिए 2 से 27 6 आएगा, 3 में 27 9/2। 9/2 का मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 10 बंदे हैं, किसी काम का 2/5 8 दिन में कर रहे हैं। तो वो पूछना चाहता है कि कितने बंदे और लगेंगे, रिक्वायर रहेंगे टू कंप्लीट जो बचा हुआ काम है वो उसे 12 दिन में खत्म करवाना चाहता है।
तो कितने बंदों की और रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर देखिए हमेशा जब भी टाइम और वर्क का फॉर्मूला क्वेश्चन हो, एक ही फॉर्मूला लगाना, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। कोशिश करा करो कम से कम फॉर्मूले यूज करो, सिर्फ अपने माइंड में एक कोई भी चैप्टर कर रहे हो वो पूरा एक ही फॉर्मूले से बेस्ड हो। बार बार फॉर्मूले चेंज करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 पर्सन हैं, कितने हैं वर्क 2/5 है, कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। घंटों की बात नहीं कर रहा, जिस चीज की बात नहीं कर रहा इसका मतलब दोनों साइड सेम है। यहाँ पर क्या होगा M2 निकालना है, कितने दिन लग रहे हैं 12 दिन, कितना काम बचा है। टोटल जो वर्क होता है फ्रैक्शन में वो एक होल यूनिट होता है 1 होता है, 1 में से 2/5 कैंसिल कर दिया, 3/5 बचा। ये 10 गुना 8 गुना 3 बट गुना 2/12 इक्वल टू M2 आएगा। ये 3 चौके 12 आएगा, 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, M2 बराबर 10। इसका मतलब 10 और आदमियों की उसे जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये देखना। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म है कोई भी, वो एक ट्रायंगल है। ध्यान रखना प्रिज्म वो बॉडी होती है जिसका टॉप और बॉटम दोनों सेम होता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि उसका जो बेस है वो ट्रायंगल है, तो टॉप भी क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। ये हमारा एक प्रिज्म बनेगा। आया समझ में। अब यहाँ पर वो क्या पूछना चाह रहा है, इन रेडियस गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म भी गिवन है, आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, हाइट। अगर वो वॉल्यूम देखना, सबसे पहले अगर मैं एरिया ऑफ प्रिज्म की बात करती हूँ, एरिया ऑफ प्रिज्म तो वो क्या होता है, वो होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। समझ में आया, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्रॉस इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्रॉस इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है, एरिया ऑफ प्रिज्म। क्या होता है, एरिया ऑफ प्रिज्म। समझ में आया। यहाँ पर देखिए सेमी पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर गिवन है 32, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 32/2 हाफ, इसका मतलब ये 16। अच्छा इन रेडियस कितनी गिवन है 6, तो एरिया ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा 16 गुना 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ प्रिज्म क्रॉस हाइट। भाई एरिया ऑफ प्रिज्म 2D हो गया, इसको हाइट से और मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगी 3D फिगर। ये कितना गिवन है 576 सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ये एरिया ऑफ प्रिज्म है 96, ध्यान रखना सीसी का मतलब क्या हुआ सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए h निकालना है तो h कितना आएगा 576/96, सोल्व करेंगे 6 आएगा बराबर h, तो h क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। आया, अच्छा क्वेश्चन था, जानबूझ के स्किप मत करना, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको जरूर नोट करना। वो कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कितने हैं 27। ध्यान रखना नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन का फॉर्मूला होता है n × n-3/2। क्या होता है ये, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यही होता है इक्वल टू n × n-3/2। देन नंबर ऑफ साइड पूछी है, यहाँ पर देखिए n × n-2 इक्वल टू 54, यही होगा। यहाँ से होगा n² - 2n - 54 इक्वल टू 0, और ये सॉरी 3n है, n² - 3n - 54 इक्वल टू 0। मैं इसका करती हूँ 9 × 6 = 54, n² - 9n + 6n - 54 इक्वल टू 0 होगा, n - 9 + 6 × n - 9 इक्वल टू 0 होगा, तो n - 6 होगा, n इक्वल टू 9, -6 हो नहीं सकता तो n इक्वल टू 9। इसका मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर इस वे में नहीं तो आप दूसरा फॉर्मूला NC2 - n इस वे में भी याद कर सकते हो। जिसने ये याद रखा है वो ये याद रखे, अदरवाइज वो ये याद रख सकता है। ध्यान रखना पॉलीगन के डायगोनल कितने हैं, पॉलीगन के साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, एंगल फाइंड आउट करना, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना मैंने मेजरमेंट में करवा दिया, वहां से कर लेना, वरना स्टेट से पहले एक प्री रिवीजन करवा दूंगी मैं। नेक्स्ट देखना वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 अलॉय है मेरे पास A और B, 2 अलॉय है A और B, ये एक अलॉय A है, ये एक अलॉय B है, ठीक है। 2 अलॉय है, उसके अंदर कॉपर और ये A मान लिया,
ये बी मान लिया, यहाँ पे ये मान लो ये ए है और ये बी है, ये कॉपर है और ये जिंक है। उनके अंदर कॉपर और जिंक किस रेशियो में है, ये है 5:2, इसमें है, दूसरे वाले में है, बिक्कर बी में है, ये ए बिक्कर है, ये बी बिक्कर है, जो बी बिक्कर है उसमें 3:4 में है। अब वो कह रहा है 7 kg of alloy A and 21 kg of alloy B are mixed together to form a new alloy। इसका 7 kg और इसका 21 kg, तो इसका इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। अगर मैं यहाँ से देखूं 5 + 2 ये तो 7 बन गया, इसको देखूं 3 + 4 ये 7 बना, लेकिन उसे तो 21 लीटर चाहिए था, ये 7 है तो 21 कब आएगा, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जब भी आएगा। इसका मतलब इनको भी किससे करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तभी आएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 आ गया। अब ये देखिए 12 और 2 = 21, भाई क्वांटिटी है उतनी तो करो, यहाँ पर तो 7 है, 7 की जरूरत थी, काम बन गया, लेकिन यहाँ पे 21 लीटर की जरूरत थी। जब मैं 3 + 4 करती हूँ तो 7 यूनिट आता है, 21 लीटर नहीं आता, तो मैं इसको 3 से गुना करूंगी तो इन रेशो को भी 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो क्या होता है, इक्वलिटी प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ, 9 + 5 = 14 आता है, ये 12 + 2 = 14 आता है। इसका मतलब ये किस रेशो में मिक्स होगा, 1:1 में होगा। हमारा 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए 7 कोसिकेंट थीटा है, किसके इक्वल है, -3 कोट थीटा = 7 है। इसको मैं लिख सकती हूँ 7 कोसिकेंट थीटा -7 = 3 कोट थीटा। यहाँ से 7 कॉमन आ गया, ये बच गया कोसिकेंट थीटा -1 = 3 कोट थीटा। मैं कोसिकेंट थीटा +1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये आएगा कोसिकेंट थीटा -1 कोसिकेंट थीटा +1, यही आएगा, और ये हो जाएगा 3 कोट थीटा, और ये हो जाएगा मेरा कोसिकेंट थीटा +1। यहाँ तक आ गया समझ में। ये देखिए क्या बनेगा मेरा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 बन गया, और ये बना मेरा 3 कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा +1। सभी को पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 कोट थीटा के इक्वल होता है। ये 7 कोट स्क्वायर थीटा होगा, ये 3 कोट थीटा होगा, ये कोसिकेंट थीटा +1 बचेगा, यही बचेगा। एक कोट से एक कोट कैंसिल हो गया, 7 कोट थीटा बचा, 3 कोसिकेंट थीटा +3 बचेगा, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 7 कोट थीटा -3 कोसिकेंट थीटा, यही आएगा, और किसके इक्वल होगा, 3 के। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो मैंने कर दिया, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए कि वो देखो इस कोस और सीकेंट को रिप्लेस करेगा, इस कोस और कोसिकेंट को रिप्लेस करेगा, तो आपको भी कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर 7 है तो दूसरा जो कांस्टेंट है रिप्लेस करने पर वो उसका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में याद रखना जरूरी नहीं है आपको इतना लंबा सोल्व करना। क्या बताया, अगर वो इनकी वैल्यू को रिप्लेसमेंट करता है तो ये कांस्टेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस। यदि यहाँ पर 7 है तो दूसरी बार आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट देखना, वो कहता है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है वो किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये सर्कल है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, ये देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो कह रहा है टेंजेंट एट देयर वर्टिसेस, ये जो होती है ये ट्राइंगल की वर्टिसेस कहलाती है। इन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये इस तरीके से एक टेंजेंट जाएगी, ये एक टेंजेंट इस तरीके से जाएगी, और जो ये टेंजेंट बनेगी ये वाले, तो ये जो ट्राइंगल फिर से दोबारा से फॉर्म होगी, ये भी क्या होगी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो ट्राइंगल ये फिर से फॉर्म हो गई ये वाली, ये भी क्या होगी भाई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म होगी। समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर है जो किसी सामान को 15% के प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वो इसे 18 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। मैंने एक ऐसे क्वेश्चनों में मैंने कहा माना कि 100% सीपी है, 100% सीपी है। यदि वो 15% के प्रॉफिट पे बेचे, ये सीपी है, तो एसपी कितना आएगा, 115%।
अब वो कह रहा है यदि वो उसे 18 रुपए में बेचे तो उसे 18% का लाभ होता, इसका मतलब वो 118% में उसे बेचेगा। ये 15% में, अब उसे 18 रुपए का लाभ हो रहा है कब? जब वो उसे 118% में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 118% माइनस 115%, दोनों के जो एसपी का डिफरेंस है वो कितना है? 18 रुपए, 18 रुपए। समझ में आया? वो कह रहा है अगर वो 15% की बजाय वो उसे 18% प्रॉफिट पर बेचता तो उसे 18 रुपए का प्रॉफिट होता। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस है। इसका मतलब 3% इक्वल टू 18 आएगा, 1% इक्वल टू 6 आएगा, 100% इक्वल टू 600 आएगा। आया समझ में? आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, ये रीजनिंग का है, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट इस पे चलते हैं, वो बाय मिस्टेक लिखा गया। नेक्स्ट में क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 3। दो पॉजिटिव नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है 3 है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो कितना है? 369। वो क्या पूछ रहा है? सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस तरीके से करूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए x माइनस 9 आएगा, 369 आएगा, माइनस 2xy आएगा, ये 360 माइनस 2xy, और xy यहाँ से 180 आ गया। xy क्या आ गया? 180। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि कौन से दो नंबर है जिनकी प्रोडक्ट करूँ 180 आए, जिनका डिफरेंस करूँ तो 3 आए। आपको पता ही है 15 और 12, 15 और 12 का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। आपको इससे आगे पहुंचना ही नहीं है, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी हम तो पहुंचेंगे, सम ऑफ नंबर पूछा था। मैंने बताया कि आप करके देख सकते थे, 15 और 12 का सम करेंगे तो 27 आएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन आप पहुंचना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पहुंच जाइए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगा। अब यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 369 है, ये हो जाएगा 2, 2 360, और ये बनेगा 9, 6, 3 और 3 6, यही बनेगा 2xy, 0, 2 8 16, 2 और 1 3, हाँ 360 जमा 369, सॉरी 729 बनेगा भैया। क्या बनेगा? 729। यहाँ से x प्लस वाई 27 आएगा, 27 का स्क्वायर 729 होता है। x माइनस वाई 3 आएगा, 2x इक्वल टू 30 आएगा, x इक्वल टू 15 आएगा, y इक्वल टू 12। लेकिन मुझे लगता है क्यों इतनी लंबी कैलकुलेशन करें, इतना तो सभी को पता ही है कि किसकी डिफरेंस करे तो 3 आए। आप यहाँ से इस स्टेप को खत्म कर सकते थे। ठीक है, तो कोशिश क्या करो, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन को ना खींचे। नेक्स्ट देखना, वो कह रहा है कोई डिवीजन सम है जो डिवाइजर है वो 12 टाइम्स द क्वोशिएंट है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर है, यदि रिमाइंडर 36 है तो डिविडेंड क्या होगा? ध्यान रखना, ये कोई क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर ये डिविडेंड होता है, ये क्या होता है? डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड होता है, ये ऊपर वाला क्वोशिएंट होता है, जो जिससे डिवाइड करते हैं इसे डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में आता है उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, यही होता है। यहाँ पर क्या होता है? जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है? 5 टाइम्स द रिमाइंडर। जो डिवीजन डिवाइजर है वो क्या है? 5 टाइम्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर 36 है तो जो डिवाइजर है वो इसका 5 गुना है, इसका मतलब 180 है। अब वो कह रहा है 12 टाइम्स द क्वोशिएंट है, और क्वोशिएंट का 12 गुना है, इसका मतलब क्वोशिएंट का 12 गुना है तो ये कितना होगा? 15 होगा। 12 गुना 15 180 है ना, 12 पंजे 60, 12 और 6 18। अब आ गया, अब आपसे पूछा है डिविडेंड क्या आएगा? 180 गुना 15 जमा 36, तो क्या आ जाएगा? ये 15 0, ये 36, 15 0 0, 15 8 120, 2736 आपका आंसर आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, अब मैं सोल्व कर रही हूँ 2022 का। देखिए क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स बाय स्कोर बाय द obtained by the candidate 150 candidate was 35,
एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट 39 है, दैट ऑफ द फेल कैंडिडेट है वाज 15 है, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको बताना है जो इस एग्जाम को पास कर गए। क्वेश्चन को जब पढ़ा तो लग रहा है कहीं ना कहीं मिक्सचर और एलिगेशन का है, किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए पास कैंडिडेट का 15 है, फेल कैंडिडेट का 15 है, पास का 39 है, और उनकी जो एवरेज मार्क्स है वो 15 है। दोनों को कंबाइन कर दिया, यहाँ से 39 माइनस 4 बचा 15, 35 माइनस 15 4 बचा। इसका मतलब पास और फेल का जो रेशियो है वो क्या है 1, 5:1, 5:1 है। इसका मतलब 5 जमा 1 टोटल कितने स्टूडेंट है 6 रेशियो, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 150। इसका मतलब 6 150 के इक्वल है, 1 25 के इक्वल है। वो पूछ रहा था नंबर ऑफ पास कैंडिडेट 5 रेशियो है, इसका मतलब 125 हुआ, ये क्या होगा 25 होगा। तो आपका कौन सा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखना, a की पावर x इक्वल टू b है, b की पावर y इक्वल टू c है, a की पावर x b है, मैं y बोथ साइड पावर ले लेती हूँ क्योंकि न b की पावर y मुझे गिवन है तो मैंने बोथ साइड y पावर ले लिया। a की पावर x y इक्वल टू b की पावर y मुझे पता है c के इक्वल गिवन है, मैंने c लिख दिया। अब मुझे पता है कि c की पावर z a के इक्वल गिवन है तो क्यों ना मैं बोथ साइड पावर z ले लूँ। a की पावर x y इसकी पावर c की पावर z और c की पावर z a के इक्वल है। a की पावर x y z इक्वल टू a की पावर 1 होगी, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। x y z किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5। स्क्वायर नंबर बताना है। अब जब स्क्वायर नंबर बताओगे तो देखते हैं ऑप्शन से करना है ऐसे क्वेश्चन। 800 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। अब वो कह रहा है 4 से वो डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होने का मतलब 2 से डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हर हाल में थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। अब देख भी सकते हैं कि 904 5 6 15 और 18 सबसे डिवाइड हो रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को एलसीएम लेने की बजाय ऑप्शन से क्या करो जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5 की पावर -5/2 क्रॉस √5 की पावर -3/2। बेस सेम है, पावर इक्वल होगी, √5 की पावर -8/2 होगा, √5 की पावर -4 होगा, 5 की पावर 1/2 और इसकी पावर -4 होगा, a की पावर m और इसकी पावर n, 5 की पावर -4 क्रॉस 1/2 होगा, 5 की पावर -2 होगा, 1/5 का स्क्वायर होगा, 1/25 हमारा आंसर होगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखना, वो कह रहा है कोई सम ऑफ मनी है 15 साल में डबल हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो कह रहा है कितने साल में 8 गुना होगा। कोई भी p है वो 15 साल बाद डबल हो गया मतलब 2p हो गया। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों में हमेशा क्या फॉलो होता है जीपी फॉलो होता है, इसलिए अगर अमाउंट p की 2p हुई है तो नेक्स्ट 15 साल में ये 4p होगी और इससे नेक्स्ट 15 साल में ये 8 गुना हो जाएगी। तो टोटल कितने साल लगे 15 जमा 15 जमा 15 45 साल। अगर इस तरीके से नहीं करना तो आप ये भी कह सकते थे 15 साल में 2 गुना होगी, 8 गुना का मतलब 2 की पावर 3, जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ बनाना है, तो इसको क्या कर देना इधर की साइड गुना कर देना जो पावर आए, तो इसका मतलब 45 साल। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काटते हैं तो पूछ रहा है 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। हमेशा टाइम और वर्क में एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, m1h1 d1/w1 m2h2 d2/w2, यही फॉर्मूला बताया है, हम इसी से इसको करेंगे। यहाँ पर देखना 25 आदमी हैं 60 दिन में काम कर रहे हैं, 10 आदमी कितने दिन में फसल को काट देंगे, जिसके बारे में नहीं गिवन वो दोनों साइड इक्वल है। यहाँ से देखिए 25 गुना 60/10 आएगा इक्वल टू d2 आएगा, 10 छिके 25 छिके 150 दिन आएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो, x + 1/x = 5 है तो वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ क्या आएगा। x + 1/x = 5 है, आप क्यूबिक बोथ साइड करिए, x + 1/x की क्यूब क्या आएगा 5 की क्यूब हो जाएगा, 5 की ये होगा x³ + 1/x³ + 3ax इंटू 1/x इंटू में x + 1/x = 125, यही आएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है
एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये 125, ये 3, और यहाँ पर इसकी वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स की जगह 5 रखूंगी। 125 माइनस 15, 110 आंसर आएगा। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखना, इस सीरीज को नेक्स्ट टर्म बतानी है, इस सीरीज के अंदर कैसे आएगी। 2 गुना 3 जमा 1 7 होता है। 7 गुना 2 गुना 1 जमा 1, 7 गुना 3 जमा 3 24 होता है। 70 गुना 3 जमा 5 238 होता है। 238 गुना 1, ये भाई 2 से फॉलो कर लो। 2 3 6 जमा 1, 2 गुना 3 जमा 1 7 होता है। 7 गुना 3 जमा 3 24 होता है। तो 238 गुना 3 जमा अब 7 कितना आएगा, 3 8 24, 3 3 9 11, 3 दूनी 6 और 1 714 जमा 7 723। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इसकी वैल्यू बतानी है, कैसे करेंगे ये देखो। इसको सारे क्वेश्चन इस वाले में सारे क्वेश्चन इजी थे, थोड़ा सा यही ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी ट्रिक लग रही है, वरना और कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के दे रखे हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। मुझे दिख रहा है कि अंदर सब में 2 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट के बाहर, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। कर लिया। यहाँ पर स्केयरिंग बोथ साइड करती हूँ। 4x स्केयर, ये 4 और ये 8 प्लस में जो भी बचेगा ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। आ गया समझ में भाई, ये 4x आ गया। मैंने स्केयरिंग बोथ साइड की, एक बार समझा देती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने स्केयरिंग बोथ साइड की, ये 4x स्केयर। यहाँ पर देखिए स्केयरिंग बोथ साइड हो गई। ये 2 का 4 हो गया, ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो गया, 8। अंदर जो टर्म बचेगी वो बचेगी 2 अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 8 प्लस सो ऑन अप टू चलती जाएगी, होगी। ये 4x स्क्वायर इक्वल टू ये बना 4 इंटू, मैं 48 लिख लेती हूँ बार बार, ये बना 4 इंटू 8 प्लस में ये वैल्यू क्या भी बताई थी, किसके इक्वल थी, ये 2x के इक्वल। यही था क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये 4x स्क्वायर इक्वल टू 32 प्लस 8x आएगा। यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, x स्क्वायर 8 प्लस 2x आएगा। ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये होगा x स्क्वायर, क्या होगा भाई, x स्क्वायर फैक्टर बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस 8 है, तभी मैं सोच रही हूँ फैक्टर क्यों नहीं बन रहे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 2 बनेगा और x इक्वल टू 4 बनेगा। लेकिन मुझे पता है कि माइनस 2 तो हो नहीं सकता, तो ये किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी स्क्वायर की हर एक साइड 50% इंक्रीज कर दी जाए तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा। आपको पता ही है एरिया ऑफ स्क्वायर 2 डायमेंशनल फिगर होती है, ए का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। 50% इंक्रीज का मतलब 50/100 मतलब 1/2। इसका मतलब पहले अगर 2 साइड थी तो अब इंक्रीज होके 1 इंक्रीज हो गई, कितनी बन गई, 3। अब एरिया में देखो, एरिया का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये 4 हुआ एरिया, तो अब ये क्या होगा, 9 होगा। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि जो स्क्वायर का एरिया होता है उसका मतलब होता है साइड का स्क्वायर। अगर पहले साइड 2 थी तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ एरिया, अब इंक्रीज होके 3 हो गई, तो 3 का एरिया कितना हुआ, 9 हुआ। एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, 5 का। जब भी कोई चीज इंक्रीज डिक्रीज होती है वो हमेशा ओरिजिनल पर होती है। 5 का इंक्रीज हुआ, ओरिजिनल एरिया कितना था, 4 बटे में 100 होगा, 4 से 25 जाएगा, 125% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखना, बाय सेलिंग ए कॉमोडिटी ऑफ 72,000 रुपए एक पर्सन को 20% का प्रॉफिट होता है। जब वो किसी सामान को 72,000 में सेल कर रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस, मैंने माना कॉस्ट प्राइस 100% था, 100% पे 20% का प्रॉफिट हुआ,
SBI 120%, लेकिन वो कह रहा है मेरा तो 72,000 था, 1% यहाँ से कितना आएगा, 600 आएगा, 100% यहाँ से कितना आएगा, 60,000 आएगा। आ गया समझ में? 100% कितना आएगा यहाँ से, 60,000 आएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अब हमारा है जनरल पेपर 2019 का। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है पॉपुलेशन है किसी ईयर की वो 8500 है। फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही है 20%, सेकेंड ईयर फिर से इंक्रीज हो रही है 25%, 20% इंक्रीज हो रही है, सेकेंड ईयर फिर से इंक्रीज हो रही है 25%। 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4। इसका मतलब अगर पहले 5 थी तो 5 पे इंक्रीज होके 6 होगी, 4 थी 4 पे इंक्रीज होके 5 होगी। वो पूछ रहा है पॉपुलेशन आफ्टर 2 साल बाद कितनी होगी। मेरे हिसाब से 5 के 20 है तो ये 30 हुई, यही होगी 5 के 20, 6 5 30। लेकिन वो कह रहा है अभी कितनी है, 8500। अभी कितनी है, 8500। इसका मतलब 20:8500 के इक्वल है, तो एक रेशियो किसके इक्वल आएगा, 2 3 6 आएगा, 2 चौको 8 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 425 के इक्वल। तो यहाँ पर भी 30 को किससे गुना करना पड़ेगा, 425 से गुना करना पड़ेगा। हमेशा पॉपुलेशन के क्वेश्चनों को इसी ट्रिक से क्या करो, 3 चौके 12, 12 75 0 आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, टोटल अमाउंट कितनी है, 14,500। वो क्या कह रहा है कि 14,500 रुपए 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट से कितने बन जाते हैं आपके, 21,400। कितने सालों के अंदर, 6 इयर्स के अंदर, यही है। अब यहाँ से देखिए वो क्या पूछना चाहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना चाहता है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो 6 सालों का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 21,460 में से 14,500 को माइनस करो, 6 आएगा, 14 में से 5 गए 9, 10 में से 6,960, ये आया आपका 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब इन सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 6,960 को 6 6 एकम 6 6 36 1160 रुपए। ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ, आपने पढ़ा होगा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 20% का मतलब हुआ 20/100। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 प्रिंसिपल है तो उस पर 20 रुपए क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, यही होता था। इसका मतलब मैं यहाँ पर रेट परसेंट निकाल रही हूँ, तो रेट परसेंट का मतलब इंटरेस्ट कितना है 1160, प्रिंसिपल कितना है 14,500, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज को कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40 36 और 8 3 11। आपका रेट परसेंट कितना निकल के आएगा, 8%। आपको कोई भी चीज क्रैमिंग नहीं करनी, हर चीज को समझ के चलना है, हर चीज का समझ के सॉल्यूशन जरूर निकलता है। नेक्स्ट देखना, वो कह रहा है 2 साल का डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। 18,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% पर ईयर। यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो। क्या होता है 2 साल का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। फॉर्मूला क्या होता है, PR/100 का स्क्वायर। अगर ये 3 साल का हो, ये 2 इयर्स का है, अगर 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला होगा P/R/100 का स्क्वायर इंटू 300 जमा R/100, यही होगा 300 जमा R/100। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं फॉर्मूले से करती हूँ, तो 18,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, मतलब 10/100 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 18,000 गुना 10, 1/10 बनेगा, 1/10 का मतलब 1/100 होगा। जब मैं इसको कैंसिल करूंगी 180 रुपए। अब कहते हैं जी हम तो फॉर्मूला भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए, आप ट्री मेथड याद करना। क्या था ट्री मेथड, मैं इसको एक बार बता देती हूँ क्या होता है ट्री मेथड। देखिए आपका प्रिंसिपल है 18,000 रुपए, 2 साल का है। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10% का मतलब है 10/100, जिसका मतलब है 1/10। इसका मतलब 18 साल का 18,000 का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो लगेगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? 2 साल का। भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, जब आप दूसरे साल हिसाब करने जाओगे तो आपको पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये क्या कहता है? ट्री मेथड। और कौन करवाता है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल तो इस जगह बैठ के तो आप हिसाब कर ही रहे हो, तो इस पर तो ये जो ब्याज बन के आएगा आप इसी पे हिसाब कर दोगे, इस ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन पहले साल के ब्याज पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। 18,000 का ये आएगा, 1/10 के हिसाब से कितना होगा? 1800, है ना? 18,000 ही था, 2 साल में 10% के हिसाब से 1/10 होगा, ये होगा 1800, ये होगा 1800, हो गया 1800, 1800 हुआ। अब 1800 का ये होगा 180, क्या होगा? 180, फिर से 1/10 के हिसाब से कितना होगा? 180। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, ये और ये दोनों क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। 1800 1800 क्या हुआ? 3600। और वैसे ही देख के पता चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा। जो ये 1 साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा, यही उन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस होगा, क्योंकि ये तो दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अदरवाइज ये भी कर सकते थे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? 3600 जमा 180, दोनों को माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर फार्म है, कोई भी ट्रायंगुलर फार्म है और उसकी साइडें हैं, क्या है? एक है 20 मीटर, ये है 21 मीटर और एक है आपकी 29 मीटर, यही है। वो कह रहा है हाउ मच विल बी टोटल एक्सपेंसेस फॉर कटिंग दी क्रॉप एट द रेट ऑफ RS 15 पर स्क्वायर मीटर। आपके पास ये 20 मीटर है, ये 21 मीटर है, ये 29 मीटर है, एक ट्रायंगुलर फार्म है। अब आपने देख लिया, अब वो पूछ रहा है कि टोटल एक्सपेंसेस कितना रहेगा। यूनिट के हिसाब से दिख पा रहा है मुझे, पर स्क्वायर मीटर है, इसका मतलब एरिया का खर्च पूछना चाह रहा है। वो किसका खर्च पूछना चाह रहा है? एरिया का, क्योंकि हम यूनिट से आइडिया लगा पा रहे हैं स्क्वायर मीटर है। समझ में आया? अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म में निकालने लगती हूँ तो मैं एक लॉजिक देख रही हूँ। 20 21 29, 20 21 29 पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है उसको फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होता है? 29 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 20 का स्क्वायर जमा 21 का स्क्वायर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 841 होता है, ये 400 होता है, 441 होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपको पता ही है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना 20 गुना 21, ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 210 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए, 1 मीटर खर्च करने का, 1 मीटर क्या कह रहा है कि 1 मीटर क्रॉप को कट करने का जो खर्च है वो 15 रुपए है। तो 210 मीटर स्क्वायर को कट करने का कितना खर्च आएगा? इसको 15 से गुना कर दीजिए, 15 एकम 15, आपको डायरेक्ट पता चल गया। 30 और 1 31, 3150 रुपए। समझ में आया? आपको ध्यान रखना है, अगर ये ना होता तो हम हीरोज फॉर्मूला लगाते, उसके थ्रू हम एरिया निकाल लेते। यहाँ पर देखिए, एवरेज रन है 6 प्लेयर के 36 है। अगर 6 प्लेयर के एवरेज 36 है तो हर हाल में टोटल कितने हुए होंगे? टोटल रन्स ऑफ 6 प्लेयर कितने हुए होंगे? 36 गुना 6 मतलब 216, यही हुआ होगा। अब देखिए, वो कह रहा है 1 प्लेयर मेड 16 रन, एक प्लेयर 216 टोटल रन थे, जिसमें एक प्लेयर ने 16 रन बनाए। 6 में से एक प्लेयर ने 16 रन बनाए, अब 200 रन बच गए। ये 5 प्लेयर के किसके रन हैं? 5 प्लेयर के रन हैं। वो पूछ रहा है एवरेज, तो एवरेज कितनी होती है? टोटल अपॉन में नंबर ऑफ प्लेयर्स। 200/5 कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, जब इतना इजी हो तो डायरेक्ट वो बढ़ाने घटाने वाला लॉजिक ना लगा के डायरेक्ट क्या करो, उसकी जरूरत जब पड़ेगी तो मैं बता दूंगी। यहाँ पर देखिए, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए कार एंड बस। यहाँ पर बस है, ये कार है, दोनों की स्पीड का रेशियो है 6:7, यही है। कार कवर कर रही है 364 किलोमीटर डिस्टेंस 4 घंटे में।
कितने घंटे में? 4 घंटे में। इसका मतलब स्पीड क्या हुआ? 364/4। यही हुआ डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या निकलेगी? स्पीड निकलेगी। स्पीड निकालते हुए यूनिट का ध्यान रख लेना, यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर भी आवर्स है, इसका मतलब सेम यूनिट है, कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये होगा 191। क्या होगा? 91। इसका मतलब क्या हुआ कि कार की स्पीड 91 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो तो कहता है 7 है। इसका मतलब ये कब आएगी 91? जब मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इधर भी 13 से करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में है। रेशियो का मतलब है इधर मल्टीप्लाई किया तो उधर भी आपको सेम यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 78 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ 2 नंबर्स है, 3:5 है, एंड एडिशन ऑफ दोज नंबर है 240 है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स? यही कह रहा है। तो कैसे करेंगे? 2 नंबर हैं 3:5 में है, इनका एडिशन का मतलब दोनों रेशियो का एडिशन, इसका मतलब 3 + 5 8 जो आएगा वो 240 के इक्वल होगा। 8 यूनिट 240 के इक्वल है, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 30 के इक्वल होगा। और वो पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ 5 × 3 किसके इक्वल है? 2 के। तो क्या होगा? 60। डायरेक्ट करना है, ज्यादा कुछ टाइम लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट देखना, 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर, 3/5 ऑफ 60% किसके इक्वल है? 36 के। नंबर पूछ रहे हैं 6, इसका मतलब नंबर कभी भी जब परसेंटेज की बात होती है तब कोई चीज कंप्लीट होती है, वो 100% पर होती है। इसका मतलब 3/5 क्रॉस 60% इक्वल टू 36 है। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से 1% किसके इक्वल आ जाएगा? 36 क्रॉस 5/3 क्रॉस 60। आपको 100% निकालना, यहाँ से पहले निकाल ही लो। 12 पंजे 60, 5 से 5 कैंसिल हो गया। 100% किसके इक्वल आएगा? 1% 1 के इक्वल आया, तो 100% 100 के इक्वल आएगा। मे बी अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो बता दिया करो, क्या है जल्दबाजी में हो भी जाती है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है। तो कह रहा है ये बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कैसे निकालेंगे? ए अकेला पूछ रहा है, सबसे पहले 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने से क्या होता है? हमें टोटल यूनिट वर्क पता चल जाता है। देखिए ए + बी 15 है, इसका मतलब 15 एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं ए और बी मिलकर। इसका मतलब है एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं। बी ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो 20 को 60 से डिवाइड किया, 3 आया। इसका मतलब है बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। एक बात बताइए, ए + बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, बी अकेला 3 यूनिट काम कर रहा है, तो ऑब्वियस है ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4 × 3 कितना आएगा? 1 यूनिट। यही आएगा। आया समझ में? इसका मतलब है बी अकेला टोटल 60 यूनिट वर्क है, ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियस है ए पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 60/1। इसका मतलब 60 डेज में कंप्लीट करेगा। समझ में आया? क्या बताया मैंने कि टोटल वर्क 60 यूनिट था, ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा करेगा? 60 डेज में। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा ये 2020 का है ये लास्ट, इसके बाद शायद एक पेपर और रह जाएगा, देखते हैं। 12 मैन हैं, 18 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। 12 देखिए मैंने कहा फॉर्मूला एक ही लगाना है टाइम और वर्क में। इसके आगे अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए तो टाइम और वर्क का कोई भी क्वेश्चन है आपसे कभी स्किप हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ से देखिए 12 आदमी हैं, 12 मैन है, मैं लिख लेती हूँ। 12 आदमी हैं, किसी काम को 18 दिन में करते हैं, जबकि 12 औरतें उसी काम को 18 दिन में 3/4 पार्ट करती है। यही करती हैं। यहाँ पर देखिए 12 से 12 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल। मैन ये एम बचा, यहाँ पे वुमेन बचा। मैन अपॉन वुमेन क्या आया? 4/3। इसका मतलब मैन की अगर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो वहीं वो एक वुमेन
एक दिन में कितना काम कर रही है? 3 यूनिट। समझ में आया? अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल 10 men and 8 women टूगेदर टेक टू कंप्लीट दी जॉब। वो पूछ रहा है कि कितने दिनों के अंदर 10 मैन और 8 वुमेन मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूं तो टोटल काम कितना हुआ मेरा? 12 गुना 4 गुना 18, यह यूनिट हुआ। मैन, एक मैन की कैपेसिटी कितनी है? 4 यूनिट। तो 12 गुना 4, एम की जगह 4 लिखा, गुना 18। यहाँ पर देखिए 10 मैन है एंड 8 वुमेन है। कितने दिन में करेंगे ये मुझे निकालना है, यही निकालना है। 10 मैन है, 8 वुमेन है, तो कैसे निकालेंगे? 12 गुना 4 गुना 18। यहाँ पर देखिए मैं इसको, एक मैन की एफिशिएंसी 4 यूनिट की है, एक वुमेन की 3 यूनिट की है, यही हुआ क्रॉस डिटो। तो 10 44 जमा 24 हुआ गुना डिटो हुआ, ये 24 गुना 40 जमा 24 64 क्रॉस डिटो आया। डिटो कितना आएगा यहाँ से? 12 गुना 4 गुना 18 बटे 64, यही आएगा। 4 से 16 होगा, 4 से 3 होगा, और ये 4 चौक ये होगा, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 27 बटे 2, मतलब 13 सही 1 बटे 2 यूनिट दिन। ठीक है, 13 सही 1 बटे 2 दिन। आया समझ में किस तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है? नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या होगा? रेडियस ऑफ ए स्फीयर है, उसको डबल कर दिया। अब वो रेडियस ऑफ स्फीयर पहले r थी, तो अब इसका 2r हो गया। आपको क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज। तो आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ किस पर पड़ेगा? रेडियस पर। जहाँ रेडियस पहले r क्यूब थी, अब वो क्या हो जाएगी? 4/3 पाई 2r की क्यूब, यही होगी। इसका मतलब अगर पहले रेडियस 1 थी तो अब कितनी हो गई? 2 की क्यूब हो गई। पहले 1 थी तो 1 की क्यूब थी, अब वो 2 की क्यूब हो गई। क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट माना, दोनों साइड कैंसिल हो गए। इसका मतलब यही बचा कि 1 की क्यूब है तो ये 2 की क्यूब है। इसका मतलब ये अगर 1 है तो ये 8 है। कितना डिफरेंस है दोनों का? 7 का। 7 का डिफरेंस किस पर है? ओरिजिनल पर। ओरिजिनल कितना है? 1 गुना का 100, तो कितना डिफरेंस होगा? 700% का। समझ में आया? आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक बार अगर इस तरीके से आप समझ गए, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पर देखिए एक डीलर है, वो किसी आर्टिकल को 24 रुपए में बेच रहा है, और वो कहता है वो उतना ही प्रॉफिट कमाता है जितना कि उस आर्टिकल का सीपी है। वो पूछना चाहता है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आप वैसे करोगे काफी लेंथी होगा, तो कोशिश करा करो ऑप्शन से करने की। मैंने ऑप्शन से करती हूँ, और ऑप्शन भी ऐसे लिया करो जो बिल्कुल सिंपलेस्ट हो। मैंने कहा अगर एसपी 24 है, मैं थोड़ी देर के लिए सीपी को 20 मान लेती हूँ कि मुझे लग रहा है 20 से कैंसिल हो जाएगा। अगर सीपी 20 है, एसपी 24 है, तो गेन कितने का होगा? 4 का होगा। 4 का होगा। मैं गेन परसेंट निकालती हूँ, गेन परसेंट का मतलब है गेन बटे में सीपी गुना का 100, यही होगा। 20 5 चौके 20, गेन परसेंट मेरा कितना आया? 20%। 20 रुपए मैंने सीपी लिया, गेन परसेंट और मेरा सीपी दोनों क्या आए हैं? सेम आए हैं। यही एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा था कि किस में वो पॉसिबिलिटी है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 20 होगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा अगर लॉजिक से करोगे, एक्सप्लेनेशन से करोगे, बड़े लेंथी होंगे। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों को कोशिश करना कि आप ऑप्शन से कर पाए। नेक्स्ट देखना, किसी ग्रुप में 15 पीपल है, किसी ग्रुप में 15 पीपल हैं, जिसमें 7, ये कोई ग्रुप है। ग्रुप का मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 15 बंदे हैं। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को वेन डायग्राम से क्या करो। समझ में आया? अब वो क्या कहता है? 7 हिंदी पढ़ते हैं, 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ते हैं, और 3 बंदे ऐसे हैं, ये हिंदी वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं, और 3 बंदे ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। 15 बंदे थे, 3 बंदे ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। इसका मतलब 15 - 3 12 बंदे ही ऐसे हैं जो कोई ना कोई हिंदी और इंग्लिश में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज जरूर पढ़ते हैं, दोनों भी पढ़ते हैं। लेकिन अब मैं देखती हूँ वो पूछ रहा है कि कौन से इतने बंदे हैं जो दोनों लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं।
अब मैं देखती हूँ ये कैसे निकालूं। ये वो कॉमन पार्ट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, लेकिन ये कैसे निकलेगा? देखिए, मैं देखती हूँ हिंदी वाले 7 है, इंग्लिश वाले 8 है। 7 और 8 को कंबाइन करती हूँ तो 15 बनता है, लेकिन 12 बंदे ही ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे। फिर ये 15 कहाँ से आ गया? ये तो प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब जो ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये कॉमन पार्ट है जो हिंदी वाले में भी इंक्लूड हो गया और इंग्लिश वाले में भी इंक्लूड हो गए। तो ये 3 बच्चे वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्टों को एक साथ रीड कर रहे हैं। समझ में आया? आ गया समझ में? ये 3 बच्चे जो एक्स्ट्रा हुए वो वही है जो दोनों में इंक्लूड हुए। जब मैंने हिंदी का इंक्लूड किया है, हिंदी पढ़ने वाले तब भी उन्होंने हैंड रेज किए, और जब मैंने इंग्लिश वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट काउंट किए तब भी उन्होंने हैंड रेज किए। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, P और Q रैशनल नंबर है। क्या कह रहा है कि 3 + √5/3 - √5 किसके इक्वल है? P + Q √5 के इक्वल। यही कह रहा है। यहाँ से मैं रैशनलाइजेशन करती हूँ। 3 + √5/3 - √5 ये हो जाएगा 3 + √5 अपॉन में 3 + √5 किसके इक्वल होगा? ये P + Q √5 के इक्वल। यही है। यहाँ से देखिए, a + ये a + b है, ये भी a + b है, तो 3 + √5 का स्क्वायर होगा। नीचे डिनोमिनेटर में देखिए a - b × a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही बना। ये क्या है आपका? P + Q √5। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस 6 √5 आएगा। नीचे देखिए 9 - 5, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 9 - 5 4 बनेगा। P + Q √5 यही बना। यहाँ से देखिए 9 और 5 4, 9 + 5 14 + 6 √5/4 बनेगा, इक्वल टू P + Q √5 बनेगा। यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, ये 14/4 P के इक्वल आएगा, 6/4 Q के इक्वल आएगा। P के साथ रियल नंबर का P के साथ कंपेयर किया, √5 वाली टर्म का √5 वाली टर्म के साथ कंपेयर किया। इसका मतलब क्या हुआ? ये बना 7/2, ये बना 3/2। 7/2 3/2, आई थिंक थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 3% पर एनम की रेट से कितना है? 101.50। अब यहाँ पर वो सब कुछ सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल नहीं दे रखा। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या मानते हैं? 3%, 3 का मतलब 3/100, 3% का मतलब 3/100। अब जब प्रिंसिपल नहीं गिवन तो हम मान के चलते हैं ये 100 प्रिंसिपल 1 ईयर का है। अगर 2 साल के लिए होगा तो प्रिंसिपल क्या होता है? 100 का स्क्वायर। क्योंकि एक ही बात तो हमें पता है जो हम बार बार रटते रहते हैं, क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा जो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, वो जीपी को फॉलो करते हैं। आ गया? इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हुआ? 1 2 3 4, 3% है, ये भी 3% है, यही है 3% है। 3% का मतलब कितना हुआ? 3/100 हुआ, ये भी आपका 3/100 हुआ, यही हुआ। इसका मतलब 3/100 का मतलब ये कितना होगा? 300 होगा, ये 300 होगा। लेकिन 2 साल की बात कर रहा है, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, और वो कितना आएगा? 9 रुपए। समझ में आया? 300 गुना 3/100 कितना आएगा? 9 रुपए। अब देखिए टोटल कंबाइन करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके हिसाब से 300 + 300 कितना? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 300 + 300 = 9, 300 + 300 = 9, इसका मतलब 609 यूनिट हुआ। कितना हुआ? 609 यूनिट हुआ। लेकिन स्टेटमेंट में कितना गिवन है? 101.5। इसका मतलब 609 किसके इक्वल है? 101.50। एक किसके इक्वल होगा? 0.50। और कम सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 300 + 300 600 यूनिट किसके इक्वल होगा? 101.50/609 गुना 600, यही आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट को कैंसिल कर दो, 2 0 लगेगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। जब इसको 6 × 5 = 30, ये आएगा 0, 6
9 और ये बनेगा कितना बन जाएगा 6 पंजे 30, 6 और 3 9 और 0 6090 बटे 600 कितना हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 रुपए। आया समझ में? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है? सभी को पता है 360 डिग्री होता है। वो कहता है एक एंगल एक एंगल 108 है और रिमेनिंग 3 एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो कह रहा है ईच ऑफ 3 एंगल्स इक्वल एंगल्स बताने हैं। इसका मतलब A जमा 3 एंगल तो ये है, एक एंगल डिफरेंट है, सबका सम 360 है। 3A B जो डिफरेंट है वो 108 है, 360 के इक्वल हुआ। 3A किसके इक्वल होगा? 360 माइनस 108, 10 में से 5 और ये होगा 252। A क्या होगा यहाँ से 3 4 जार 84 डिग्री। आया समझ में? A क्या होगा 84 डिग्री। नेक्स्ट देखना, 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z। 2 की पावर x है, 4 की पावर y है, इक्वल टू 8 की पावर z है। इसका मतलब 2 की पावर x है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर y है, इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 और उसकी पावर z है। इसका मतलब ये 2 की पावर x हुआ, ये 2 की पावर 2y हुआ, ये 2 की पावर 3z हुआ। बेस सेम है, पावर भी इक्वल होगी, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3z होगा। यहाँ से y निकालू तो x बाई 2 होगा, z निकालू x इक्वल टू 3z है, इसका मतलब तो z निकालू तो x बाई 3 होगा। यही होगा। यहाँ पे मुझे क्या पूछना था बताना, एग्जामिनर ने पूछा है 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 4y प्लस 1 बाई 4z इक्वल टू 4 है। 1 बाई 2x होगा, 1 बाई 4y की जगह मेरा क्या आएगा x बाई 2 होगा, 1 बाई 4z की जगह मेरा x बाई 3 होगा और ये किसके इक्वल आएगा भाई 4 के इक्वल आएगा। यही आएगा। यहाँ से देखिए 1 बाई 2x होगा, ये आपका 4 है तो 1 बाई 2x होगा, ये आपका 3 बाई 4x होगा और इक्वल टू 4 होगा। यही होगा। यहाँ से देखिए 4x आपका एलसीएम आएगा, ये 2 बचेगा प्लस 2 बचेगा प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 4 बचेगा। 7 इक्वल टू कितना बचेगा 16x। दैट इम्प्लाइज x क्या आएगा 7/16। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, सिंपल होते हैं। आपको बेस सेम करना है, अगर बेस सेम है तो पावर अपने आप इक्वल हो जाएगी। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, मैं बहुत ये नहीं है कि बहुत टाइम ले रही हूँ, स्पीडली कोशिश कर रही हूँ कंप्लीट करवाने की। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। नेक्स्ट देखना, एक्चुअली पेन हाथ से गिर गया था। एक स्विमिंग पूल है 30 मीटर लॉन्ग है, हैज ए डेप्थ ऑफ वाटर है 0.8 मीटर में। उसके बाद है at one end and 2.4 meter at the other end the area of the vertical cross section of the pool along the length। वो कह रहा है जो स्विमिंग पूल है, आपको पता ही है स्विमिंग पूल है वो किस शेप का होता है, एक ट्रेपीजियम की शेप का होता है, कुछ इसी शेप का होता है। ध्यान रखना इसी शेप का होता है। आप जब स्टार्टिंग में एंटर करोगे तो उसकी पानी की जो डेप्थ है वो कम रखेंगे और लास्ट तक जाते जाते बिल्कुल लास्ट में वो डेप्थ क्या हो जाती है एकदम से हाई हो जाती है। आप ये मेरे पास कोई स्विमिंग पूल है इसी शेप का होता है, एक ट्रेपीजियम की शेप का। यहाँ पर उसकी जो डेप्थ लॉन्ग है कितना है 30 मीटर, ये 30 मीटर लंबा है। उसकी जो डेप्थ है एक साइड 0.80 मीटर है और जो दूसरी साइड है 2.4 मीटर है। यही कह रहा है। तो वो कह रहा है द एरिया ऑफ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पुल अलोंग द लेंथ बताना है। कैसे बताएंगे? आपको पता ही है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम 1/2 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड और इनके बीच में जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। यहाँ पर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी 0.80 प्लस 2.4 यही होगी। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आएगा 30 आएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगी, मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ, ये आएगा 0 8 4 12
यहाँ पर बनेगा 2 और 1 3, 3.20 क्रॉस 30, यही बनेगा। यहाँ पर बनेगा 2 से 1.6 बनेगा 0, और ये बन जाएगा 16 × 48 और 16 और 4, हाँ 3.2 बना भी, ये बनेगा 3.2 के हिसाब से 3 6 जार 48 मीटर स्क्वायर। मैं भी कहाँ कंफ्यूज होगी, 48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि डेसिमल तो यहाँ पे डेसिमल था, वो 10 लिखा, कैंसिल हो गया, 16 3 जार 48 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। जो स्विमिंग पूल होता है वो एक तरीके से ट्रेपीजियम की शेप का ही होता है। स्टार्टिंग में जो उसकी डेप्थ होती है वो कम होती है, आगे आगे जाते हैं तो बढ़ती जाती है। तो आपने आइडिया ले लिया, ये 0.8 है तो ये 2.4 है। ये क्या होता है, ये पैरेलल साइड है, ये इनके बीच में डिस्टेंस जो है, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। फॉर्मूला लगा दिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्रॉस डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको शेप पता चल गई, तो उसके बाद कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। नेक्स्ट देखना, एक जर्नी है 80 किलोमीटर की। वो क्या करता है, 80 किलोमीटर कहीं पर जाना है किसी बंदे को, वो क्या करता है, जो 60 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अब उसके 20 किलोमीटर जो बच गए वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। यहाँ पर यूनिट सेम है, यूनिट का कोई कन्वर्जन नहीं है, किलोमीटर पर आवर है। टाइम आपको पता ही है, 60/40 लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, आर लगेगा। इसका मतलब 3/2 आर हुआ। ये 20/20 होगा, 20/20 का मतलब है 1 आर होगा, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी पूछी है। हम कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? जब भी निकालते हैं, जब डिफरेंट स्पीड होती है तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 60 + 20 80 है, टोटल टाइम है 3/2 + 1 5/2, यही हुआ। 5/2 को 80 × 2/5 लिखेंगे, 5 से 16 जाएगा, 16 दूनी 32 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ए वायर है 66 मीटर है, उसके बाद क्या होता है? द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ सरकमफेरेंस 1.2 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर इच। वो कह रहा है मेरे पास एक वायर है 66 मीटर उसकी लेंथ है। अब वो कह रहा है मैं ऐसे कितने सर्कल बना सकते हूँ जिसकी जो सरकमफेरेंस है वो क्या है? नंबर ऑफ सर्कल ऑफ सरकमफेरेंस 1.32 सेंटीमीटर है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर। इसका मतलब है उस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी दे रखी है? 1.32 मीटर दे रखी है, जो उस वायर से बनते हैं। तो ऐसे कितने सर्कल बन सकते हैं? यहाँ पर देखिए, वो उसने रेडियस नहीं दी, उसने सीधी सरकमफेरेंस दे दी। कितनी दे दी है? एक सर्कल की जो सरकमफेरेंस है 1.32 है, वो पूछ रहा है ऐसे कितने बना सकते हैं। वो ऐसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब टोटल 66 है। एक सर्कल को बनाने में 1.32 मीटर वायर का यूज हुआ, तो कितने सर्कल बनेंगे? डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यही होगा। 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5, ये देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 आएगा, 5 3 15 और 1 16 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, यही होता है। इसका मतलब ये 660 5 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, तो ऐसे कितने सर्कल फॉर्म हो सकते हैं? 50 सर्कल फॉर्म हो सकते हैं। आपका आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। समझ में आया? सॉरी, हाँ, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? आप ध्यान रखना, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर गिवन था और यहाँ पर ऊपर मीटर है, तो आपको सबसे पहले मीटर को किस में कन्वर्ट करना था? सेंटीमीटर में। यहाँ पर 66 गुना 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो मैं कर देती हूँ, ये 66 गुना 100 क्या हो जाते? इसका मतलब वायर की लेंथ हो जाती 6600 सेंटीमीटर। तो 6600 को आपको 1.32 से डिवाइड करना था। मैंने मिस्टेक कर दी, आप मिस्टेक मत करना, क्योंकि मैंने यूनिट की साइड ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा? अब ये 5000 आएगा। जब डेसिमल को कैंसिल करेंगे 2 पॉइंट आगे ऊपर लग जाएंगे और आपके क्या आएगा? ऐसे 5000 सर्कल फॉर्म हो सकते हैं।
आया समझ में? मिस्टेक हो गई थी उसे आप नोट कर लेना कि आपको नहीं करनी है। एक ट्रेन है 140 मीटर लंबी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। तो वो कह रहा है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना टाइम लगे। यहाँ पर देखिए ट्रेन है वो 140 मीटर लंबी है, वो जब किसी प्लेटफॉर्म वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, ठीक है। अब वो कहते हैं वो कितना टाइम लेगी जब वो 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब देखिए ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब पता है क्या होता है? ये ट्रेन यहाँ से निकल गई, देखो मैं यहाँ पे अलग से बना दिया, ये प्लेटफॉर्म, अब ये यहाँ पे आ गई, मतलब जो उसका लास्ट कोच है वो यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब 240 ये तो थी, इसके साथ साथ ट्रेन ने अपनी खुद की लेंथ को भी वहां पर कवर किया है। कितनी थी ये? 260 जमा 140, 0 6 और 4 10, 400 मीटर टोटल लेंथ। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी कवर करेगी। तो कितना होगा? 260 जमा 140, 400 मीटर टोटल डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है। कितना करना है? और स्पीड क्या है यहाँ पर? 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से प्रॉब्लम होगी यूनिट के अंदर, अगर मैं टाइम निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, लेकिन यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है। अब आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। पता ही होगा किलोमीटर पर आवर का मतलब है किलोमीटर अपॉन आवर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होती है। 2 5 10, 5/18 इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा 400 गुना 18 बटे में 60 गुना 5, यही आएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 8 आएगा, 6 से 18 आएगा, 24 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखना, वो कह रहा है मेरे पास एक क्लॉथ है जिसका अगर मैं 33 मीटर ऑफ क्लॉथ सेल करती हूँ, एसपी ऑफ 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो वो कह रहा है ऑब्टेन ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, जो मेरे को प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ के बराबर है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अब आप एक बात देखिए, मुझे क्वेश्चन बताती हूँ, पहले आप एक बात देखिए, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यही होता है। अब वो क्या कह रहा है, वो 11 एसपी के बराबर प्रॉफिट कमा रहा है। एसपी कितना है? 33 मीटर ऑफ एसपी है, यही है, 33 मीटर ऑफ क्लॉथ है, 11 एसपी के बराबर वो प्रॉफिट कमा रहा है, माइनस सीपी आ गया। मेरे को कुछ और नहीं पता था, मैं सिर्फ इतना जानती थी कि प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो कह रहा है मेरा प्रॉफिट है 11 मीटर एसपी के बराबर, 11 मीटर एसपी। कितना कपड़ा बेचा? 33 एसपी बेचा, माइनस सीपी। यहाँ से सीपी इधर चला जाएगा, 33 एसपी माइनस 11 एसपी आ जाएगा, यही आ गया। 2 3 में से गया, 22 एसपी आया। सीपी बाय एसपी कितना आ गया? 22 आ गया। सीपी बाय एसपी कितना आया? 22/1 आ गया, यही आया। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है, क्या पूछी है? अब प्रॉफिट परसेंटेज कितनी निकलेगी? ये देखिए, सीपी आया 22 एसपी के इक्वल आया। ये देखिए वो क्या कहता है, एक क्लॉथ मर्चेंट है, ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ है, ऑब्टेन ए प्रॉफिट इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ्स है। वो क्या कह रहा है कि जब वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर उसे प्रॉफिट हो रहा है। वो यही कहना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, एसपी में से सीपी को माइनस कर दो। 11 एसपी आया, यहाँ पर 33 एसपी था, सीपी का बताना है, यही होगा। अब सीपी कितना निकलेगा? यहाँ से 22 एसपी के इक्वल निकलेगा, यही आएगा। सीपी निकल गया 22 एसपी के इक्वल। अब यहाँ पर देखिए, सीपी है 22 एसपी, सेलिंग प्राइस है 33 एसपी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का। प्रॉफिट किस पर हुआ है? 22 पर।
गुना का 100। यही होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। 11 का दोनों का डिफरेंस निकालो, एसपी माइनस सीपी 11 का हुआ, किस पर हुआ 22 पर हुआ, गुना 100 लिख दिया। यहाँ पर 1/2 गुना 100। अब आप सोचोगे ये सीपी बटे एसपी लिख देती, यहाँ पर सीपी बटे एसपी लिखती, 22 आता, कुछ नहीं होना था। इससे सिर्फ हमें ये पता चला सीपी जब प्रॉफिट भी एसपी की यूनिट है, सीपी भी आपको एसपी की यूनिट ही लेनी है। समझ में आया? ऐसे नहीं कुछ भी ले लोगे तो आपका क्या आएगा 50%। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 आदमी हैं और 6 औरतें हैं। 4 आदमी और 6 औरतें हैं। 4 आदमी ले लो या 6 औरतें ले लो, कहने का मतलब है वो किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, 7 घंटे काम करके। 4 आदमी की जगह 6 औरतें ले लोगे तब भी वो 12 दिन में काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम करके। इसका मतलब M1H1D1 इक्वल टू M2H2D2 काम सेम है, वो लिया नहीं मैंने। ये 12 गुना 7 दोनों साइड कैंसिल हो गया, मैन अपॉन वुमेन क्या आ गया 6/4। इसका मतलब 3/2 हो गया। वीमेन की, इसका मतलब मैन की कैपेसिटी अगर 3 यूनिट है तो वीमेन की 2 यूनिट है, यही होगा। अब वो क्या पूछ रहा है, अगर मैं टोटल वर्क यहाँ से निकालूं तो टोटल वर्क कितना आता है, देखिए 4, मैन की कैपेसिटी 3 यूनिट है, गुना 12 गुना 7, यही आएगा टोटल वर्क 4। एक मैन की कैपेसिटी 4 यूनिट वर्क करने की है तो 4, मैन की 3 गुना 12 गुना 7, यही आया। अब वो पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इस काम का 2 गुना काम 10 आदमी और 3 औरतें मिलकर 8 घंटे पर दिन काम करके कितने दिन में खत्म करेगी। अब ये टोटल ये है, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 12 गुना 7, यही होगा। वो क्या पूछना चाह रहा है कि 4 गुना 3 गुना 12 गुना 7 कितना होगा, 10 मैन और 3 वुमेन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में खत्म करेंगे, यही है। तो इसका मतलब क्या होगा 2, इसको देखिए आप इधर भी यूनिट को, एक आदमी की कैपेसिटी 3 यूनिट काम करने की है, एक वुमेन की 2 यूनिट है, गुना 8 गुना 2 डे, यही आएगा। टोटल कितना आया 10 3 जार 30 जमा 6 36 यूनिट गुना 8 गुना डी आया। यहाँ पर देखिए मैं इसको सोल्व करती हूँ। 2 4 क्रॉस 3 क्रॉस 12 क्रॉस 7 बाय 36 क्रॉस 8 इक्वल टू डी आ जाएगा। ये इसके अपोन में चला गया। यहाँ से देखिए 2 को इसके साथ, ये 2 गुना है तो 1 के साथ ही होगा, सबके साथ नहीं लेंगे, ठीक है। 2 गुना काम ले दिया तो 2 4 जार 8 होगा, ये नहीं सबके साथ होगा, यहाँ पर 8 कर दिया मैंने, ठीक है। 2 गुना 2 से गुना करना है, ये नहीं सबके साथ नहीं करना, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है वरना। ये देखिए 2 4 जार 8 से 8 कैंसिल हो गया, 12 3 36 हो गया, डी बराबर 7 डेज। आपको अगर एक फॉर्मूला याद था तो वहां से कोई दिक्कत ही नहीं, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, आपको समझदारी से क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि x क्या है 1/1 प्लस √2 है, मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 1/√2 प्लस 1, मैं रैशनलाइजेशन कर देती हूँ √2 - 1 बाय √2 - 1। ये √2 - 1 होगा, ये √2 का स्क्वायर होगा, -1 होगा, ये √2 - 1 होगा, 2 - 1 होगा, √2 - 1 होगा, और ये मेरा x आएगा √2 - 1 होगा, यही होगा। यहाँ से देखिए x + 1 इक्वल टू √2 होगा। आपको क्या चाहिए x² + 2x + 3। इसके लिए मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देती हूँ, यहीं पर ही कर देती हूँ, ये हो जाएगा x² + 2x + 1 इक्वल टू 2, यही होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए x² + 2x + 3 चाहिए, मैं 2 बोथ साइड ऐड करती हूँ तो किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, The perimeter of a rhombus है 100 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल है 40 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या आएगा। ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है, बना लिया। इसका पेरीमीटर, रोम्बस का मतलब सभी साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड है, और रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं।
अगर चारों साइड इक्वल है तो इसका पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री की लेंथ 100 हुई, a इक्वल टू 25 आएगा। एक साइड 25 हुई, एक डायगोनल है 40 तो ये 20 हुआ, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए हम कौन सी, ये 90 डिग्री एंगल है तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा। ये 625 माइनस 400 इक्वल टू p का स्क्वायर होगा, तो p यहाँ से 225 निकलेगा। 225 का मतलब p क्या होगा, 15 होगा, तो p क्या हुआ, 15 हुआ। वो क्या पूछ रहा था, एरिया, एरिया क्या होता है 1/2 क्रॉस d1 क्रॉस d2, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। टोटल डायगोनल की लेंथ 30 होगी, एक डायगोनल 40 यूनिट गिवन ही था, 2 से 20 जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है भाई, वो कह रहे हैं दो एलॉय हैं, कॉपर और टिन से बने हुए हैं, ठीक है, एक कॉपर से और एक टिन से, दोनों से बने हुए हैं। रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इन द फर्स्ट एलॉय है कितना है, ये फर्स्ट एलॉय है, उसके अंदर रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन है 1:3, और जो सेकंड एलॉय बी है उसमें रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन है वो है 2:5। क्या है, 2:5। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको पता ही है कि आपको मिक्सचर और एलिगेशन को फॉलो करना है। जब दो डिफरेंट मेटल्स है तो आप कोई भी एक मेटल उठा लो, उसका हम मिक्सचर और एलिगेशन लगा देते हैं। 1:3 का मतलब है कि 4 टोटल 3 और 1 4 था, 4 में से 1 रेशियो कॉपर है और 3:3 है। इसी तरीके से 2 + 5 7 है, तो ये 2/7 होगा, ये 5/7 होगा, यही होगा। अब भी वो कह रहा है कि किस रेशियो में मिक्स करे कि कॉपर और टिन क्या आ जाए, 3:8। मिक्स करने के बाद जब a + b करे तो वो 3:8 आए, इसका मतलब ये 3/11 आए, तो ये 8/11 है। ये 11 क्या है, 8 और 3 11, 11 में से 3 पार्ट है, ये 11 में से 8 है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कोई भी एक ले लो, अब कॉपर ले लो या फिर टिन को ले लो। मैंने कॉपर उठा लिया, मैं मिक्सचर और एलिगेशन कैसे लगाऊंगी, 1/4 और 2/7 को जब मैं मिक्स करूंगी तो 3/11 आएगा, यही आएगा। आप एक काम करना, यहाँ से इसको माइनस करना स्टार्ट कर देना। देखिए ये होगा 2/7 घटा 3/11, यहाँ पर होगा 3/11 घटा 1/4, यही होगा। ये देखिए 11 7, ये होगा 77, एलसीएम आया, ये 11 दूनी 22 होगा, ये 11 दूनी 7 7 21 होगा। यहाँ पर देखिए ये 44 आएगा, कितना था भी ये, हाँ 11 दूनी ये 44 आएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगी 4 × 12 आएगा, घटा 11 आएगा, ये 1/77 रेशियो 1/44 आएगा। जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी तो ये 44:77 आएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 4:7। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually at the rate of 12% per annum on 5,000 for 2 years will be। दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है तो आपको बताया P × R/100 के स्क्वायर से कर सकते हैं। वहाँ P कितना है, 5000 12/100 का स्क्वायर, यही होगा रेट का स्क्वायर, ठीक है। 12/100 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 12 3/25, 5000 × 3/25 × 3/25, यही आएगा। जब इसको सोल्व करोगे 25 दूनी 50, 2 0 0, और ये 25 8 200, 8 × 24 दिए 72 रुपए आपका आंसर आएगा। समझ में आया किस तरीके से? अदरवाइज आप ट्री मेथड को भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो कह रहा है 2 नंबर है जिनका सम है a + b है 520। अब वो कह रहा है यदि बड़े नंबर को 4% कम कर दे और छोटे वाले को 12% बढ़ा दे। मैंने माना बड़ा नंबर a है, a को 4%, टोटल 100% होता है, 4% कम करने का मतलब a का 96/100 कर दिया, b का कितना कर दिया, 12% बढ़ा दिया, इसका मतलब 112/100 कर दिया। यहाँ से a/b आया 112/96,
और ये होगा किससे जा रहा है भाई, 12 × 96 112, ये जाएगा, अरे 12, पहले 2 से पता नहीं क्या हो गया, 2 से ये जाएगा 56, ये आएगा 48, 2 से 28 जाएगा 24, 4 7 28, 4 6 24, 7/6, ठीक है, 7/6, ध्यान नहीं रहा, 14 6 जा 96, 14 7 जा 100, 14 से नहीं जा रहा है, ये 16 से जा रहा है, 16 6 जा 96, सॉरी मिस्टेक हो गई, कई बार माइंड नहीं करता काम। तो यहाँ पर A/B आया 7/6। अब यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से A/B है 7/6, इसका मतलब यही है। इसका मतलब अगर इन दोनों का टोटल करूं तो 13 यूनिट आता है, वैसे इनका सम दे रखा है 520, इस हिसाब से एक यूनिट पड़ा 40, 13 चौको 52 0। अब वो पूछ रहा है देन स्मॉलर नंबर इज, अगर बड़ा नंबर 7 है तो छोटा नंबर 6 है, तो 6 × 40 कितना हो जाएगा, 240। आया समझ में, 6 × 40 क्या हो जाएगा, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,